है स्टूडेंट। आज का टॉपिक है विद्युत जनन केंद्र के स्थापन हेतु आवश्यक जानकारी। तो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन केंद्र के स्थापन हेतु क्या क्या हमें आवश्यक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका लोकेशन ऑफ लोड सेंटर। ठीक है, लोड सेंटर। तो इसका मतलब ये हुआ हम सबसे पहले ये मतलब देखेंगे कि लोड सेंटर आपके लोकेशन कितनी दूरी पे है। ठीक है, जैसे ये बताया था कि कोई भी जनरेटिंग स्टेशन है तो वो आपका ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए अपने लोड सेंटर से, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर होगा तो ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे, तो जिससे उसका जो कॉस्ट हो जाएगा, जनरेशन कॉस्ट हो जाएगा, उससे आपका महंगा हो जाएगा। इस प्रकार टैरिफ भी आपकी महंगी हो जाती है। ठीक है, दूसरा है इसमें आपका प्रजेंट लोड तो ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई भी आप जनरेटिंग स्टेशन कोई भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो भी जानकारी होना चाहिए वहाँ पे आपके कितनी लोड प्रेजेंट टाइम में है, मतलब कितनी आवश्यकता है। ठीक है, तीसरी बात इसमें है, इम्पोर्टेंट है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ लोड एक्सटेंशन इन फ्यूचर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये भी कोई भी जनरेटिंग स्टेशन हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये भी जानकारी रखना ज़रूरी है कि फ्यूचर में लोड के बढ़ने के क्या अवसर हैं। ठीक है, अगर लोड के बढ़ने के अवसर आते हैं तो हम जनरेटिंग स्टेशन अलग से स्थापित करने का कार्य करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी जनरेटिंग स्टेशन है तो वहाँ पे अगर 5 यूनिट है प्रेजेंट टाइम में, तो 2 यूनिट अगर बढ़ाना है तो हमें देखते हैं कि फ्यूचर में अगर वहाँ पे लोड की संख्या बढ़ेगी तो हम क्या करते हैं कि 1 यूनिट या जितनी भी संख्या होती है वो हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसी में है फिर आपका लोड एक्सटेंशन फ्यूचर के अकॉर्डिंग में सोच के हम लगाने के कार्य करते हैं। चौथा है इसमें डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसकी डिजाइनिंग की जाती है। ठीक है, मान लिया उसकी जो भी आपकी प्लांट की कैपेसिटी हैवी है तो उसकी डिजाइनिंग भी आपका बड़ा होगा। ठीक है, कैपेसिटी बहुत कम है तो उसकी डिजाइनिंग भी आपकी छोटी होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका डिजाइनिंग की जाती है। उसके बाद आपका 5वें नंबर है इसमें टोटल कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट। टोटल कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो कोई भी जनरेटिंग स्टेशन हम स्थापना है तो ये भी जानकारी होना चाहिए कि उस जनरेटिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिए कितना कास्ट हमें, कैपिटल कॉस्ट की हमें ज़रूरत है। ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद होता है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। ठीक है, मतलब फ्यूल की उपलब्धता को भी देखते हैं, क्योंकि मान लिया हम कोई भी जनरेटिंग स्टेशन हम लगा रहे हैं तो फ्यूल आसानी से वहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे मान लिया हमें कोई भी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हमें लगाना है तो वहाँ फ्यूल क्या है, वाटर है, तो वहाँ वाटर की उपलब्धता है कि नहीं है ये भी जानना ज़रूरी है। तभी हम किसी भी जगह पे हम क्या है कि आपका कोई भी जनरेटिंग स्टेशन को हम उसे स्थापित कर सकते हैं।
ठीक है। उसी तरह आपका थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट के लिए आपका फ्यूल है कोयला। तो कोयले को वहाँ पर ले जाने में कोई समस्या तो नहीं है, ये सब चीज़ें जानना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसीलिए आपका फ्यूल की उपलब्धता भी एक मैटर होता है। ठीक है, डिजाइनिंग में। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो किसी भी जनरेटिंग स्टेशन में वाटर का एक बहुत बड़ा महत्व है, वाटर की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई भी जनरेटिंग स्टेशन होता है तो उसके पार्ट पुर्जे जो होते हैं उसके धुलने उलने में भी ये काम आते हैं, तथा अन्य कार्यों में भी वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी वहाँ पे ये भी जल की उपलब्धता भी वहाँ पे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका एनुअल रनिंग चार्ज, एनुअल रनिंग चार्ज। ठीक है, एनुअल रनिंग चार्ज के अंतर्गत मतलब वी चार्ज आते हैं जो करेंट टाइम पे अगर चल रहे हो, जैसे फ्यूल का, जल का, लुब्रिकेंट का, अन्य चीज़ें भी होती हैं इसके अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एनुअल कास्ट ऑफ ट्रांसमिशन, एनुअल कास्ट ऑफ ट्रांसमिशन। तो एनुअल कास्ट ऑफ ट्रांसमिशन के अंतर्गत, ठीक है, हमारे ये कंसिडर किया जाता है कोई भी हम जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पर है, जहाँ पे लोड है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ ट्रांसमिट की जाती है, ट्रांसमिशन किया जाता है। तो ट्रांसमिशन कॉस्ट भी देखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भी हम जनरेटिंग स्टेशन स्थापित कर रहे हैं वो लोड सेंटर से काफ़ी दूर हो, तो पता ही चले कि जो भी ट्रांसमिशन जो कॉस्ट है वो काफ़ी अधिक हो जाए। तो ये भी जरूरी जानकारी आवश्यक है। ठीक है, एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन मतलब साल भर में कितने आपके ट्रांसमिशन में कितने आप खर्च, उस पर कैसे कितने पैसे खर्च आप कर रहे हैं। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका टैरिफ, कह सकते हैं इसको, टैरिफ को आप जानते हैं रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इससे पहले क्लासों में हमने टैरिफ के बारे में बहुत कुछ जाना था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो टैरिफ भी देखा जाता है कि ऐसा ना हो कि पता चले कि आपका जो टैरिफ है काफ़ी महंगा हो जाए। ठीक है, टैरिफ महंगा हो तो कोई, अगर टैरिफ महंगा है तो कोई भी जनरेटिंग स्टेशन लगाने का कोई उसके बेनिफिट नहीं होंगे, क्योंकि आपके कंज्यूमर नहीं मिलेंगे, कस्टमर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जानकारी जरूरी है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में आपके विद्युत जनन केंद्र के स्थापन हेतु आवश्यक जानकारी में इतने पॉइंट थे के करके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट इसमें है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोड। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोड। आपके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोड में आपके कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। पहला है इसमें डोमेस्टिक, क्या है, डोमेस्टिक लोड। ठीक है, डोमेस्टिक लोड क्या है, देखिए, डोमेस्टिक लोड के अंतर्गत इसके अंतर्गत लाइट, फैन, टीवी, ओवन, हीटर, टोस्टर, इसके अलावा प्लेट, फ्रीज, कूलर, एसी, इमल्सन रॉड, रूम हीटर, ठीक है, रूम हीटर, वाटर पंप इत्यादि आते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक लोड के अंतर्गत आपके लाइट, फैन, टीवी, हीटर, टोस्टर, कूलर, एसी,
रूम हीटर, वाटर पंप इत्यादि आते हैं। ठीक है, एक के इसके अंतर्गत आते हैं, डोमेस्टिक लोड के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा दूसरा नंबर जो है इसमें वो है कॉमर्शियल। आपका है कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड। कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड है तो इसके अंतर्गत देखिए आपके लाइट आते हैं, फैन आते हैं, सजावट, इसके अंतर्गत लाइट और बड़े स्तर पे लाइट आते हैं। उसके अलावा फैन आता है, बड़े बड़े फैन, तथा सजावट के सामान हेतु सजावट हेतु सामान एवं विज्ञापन संबंधित जो उपकरण के अलावा विज्ञापन संबंधित जो भी उपकरण होते हैं। इसके अलावा जो आपके मेडिकल स्टोर में दवाएं तथा खाने पीने वस्तु रखने हेतु जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती हैं, ठीक है, अन्य चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इन सब को हम कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत उसको रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें था। तो क्या था, देखिए कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत इसके अंतर्गत आपके लाइट आते हैं, फैन आते हैं, सजावट एवं विज्ञापन संबंधित उपकरण आते हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर में दवाएं एवं खाने पीने वस्तुओं को रखने हेतु रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, रिपेयर संबंधित यंत्रों के अन्य मतलब जो भी संबंधित यंत्र होते हैं या अन्य मरम्मत वाले दुकानों पे जैसे क्लीनर होता है, कंप्रेसर होता है, स्प्रे गन होते हैं आदि, सब कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका है इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड। ठीक है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड क्या है, देखिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड को हम इलेक्ट्रिक लोड के आधार पर इसको पुनः निम्न भाग में बांटा गया है। ठीक है, जैसे आपका इसमें है, जैसे फर्स्ट है इसमें कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आपके 5 किलो वाट के आते हैं। जो 5 किलो वाट तक के जितने भी आपके उपकरण होंगे वो कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका बी में है, इसी में है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो 5 किलोवाट से लेके आपका 25 किलोवाट तक आते हैं। ठीक है, 5 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट आता है। इसके बाद इसी में सी है आपका मीडियम स्केल इंडस्ट्री। तो इसके अंतर्गत आपके 25 किलोवाट से लेके आपका 100 किलोवाट तक के आते हैं, मतलब जो भी लोड होता है। ठीक है, वो आपके इस मीडियम स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत होगा। इसके बाद है आपका लार्ज स्केल, डी है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो इसके अंतर्गत आपके 100 किलोवाट से लेके 500 किलोवाट तक इंडस्ट्री के जो भी लोड होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका वेरी लार्ज, जो ई है वो है आपका वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो इसके अंतर्गत जो 500 किलोवाट से अधिक वाले लोड वाले इंडस्ट्री होते हैं वो आते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये एक तरह से चीज़ें थी। क्या था कि अभी तक हमने देखा कि डोमेस्टिक लोड था, ठीक है,
उसके बाद इसी में आपका कमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड था। इसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड था। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री लोड को फर्दर हमने उसको डिवाइड किया, ठीक है, 4 निम्न पार्टों में। कॉटेज इंडस्ट्री था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था, मीडियम स्केल इंडस्ट्री था, लार्ज स्केल इंडस्ट्री था, उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री था। इसके बाद आता है म्युनिसिपल इलेक्ट्रिक लोड। म्युनिसिपल इलेक्ट्रिक लोड है, ठीक है। जैसे देखिए क्या है इसमें, नेक्स्ट है आपका म्युनिसिपल या से नगर पालिका विद्युत भार बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लोड, ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत जो आपका म्युनिसिपल इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत मार्ग होता है, बाजारों तथा पार्कों, जो मार्ग होते हैं मतलब जो भी आपका मार्ग होता है, बाजार होते हैं, मार्केट होते हैं, पार्क होते हैं, तथा तब जो 4 वे लाइटिंग होती है, ट्रैफिक सिग्नल लाइटिंग के साथ साथ जितने भी जल आपके संस्थान इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रचालन हेतु, पंप हाउस आदि के प्रचलन में प्रयुक्त उपकरण तथा मशीनों के प्रचालन हेतु संबंधित विद्युत भार आते हैं। मतलब ये है कि जो आपके मार्केट होते हैं या मार्ग होते हैं या 4 वे लाइन होती हैं या ट्रैफिक सिग्नल की लाइटिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा जो भी वाटर संबंधित जो भी आपके पंप होते हैं या पंप हाउस होते हैं, उनके ऑपरेशन हेतु जो भी वहाँ पे उपकरण तथा मशीन लगे होते हैं, तो उससे संबंधित जो भी लोड होता है वो सारे लोड आपके म्युनिसिपल इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक लोड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन। देखिए इसके अंतर्गत जो फसल तथा बाग बगीचों को सिंचाई हेतु जो भी उपकरण तथा विद्युत मोटर होते हैं, जो भी उनके द्वारा जो प्राप्त लोड होता है, वो लोड आपके इलेक्ट्रिक लोड ऑफ इरिगेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लोड। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लोड है, तो इसके अंतर्गत आपके जितने भी ट्रेन हो या ट्रॉली बस हो, शहरी तथा अन्य शहरी जो विद्युत रेलवे प्रणाली के अंतर्गत जो लोड आते हैं वो आपके इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लोड कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके होते हैं गवर्नमेंटेड या सेमी गवर्नमेंट जैसी संस्थाओं में विद्युत भार, ठीक है। तो आप इस नाम से स्पष्ट है, इसके अंतर्गत वही आएगा जो केंद्र सरकार तथा प्रांतीय सरकार तथा जो सेमी गवर्नमेंट सरकारी उद्योग होंगे, जैसे मिल कारखाने होंगे, जैसे डिफेंस फैक्ट्री हो जाएगा, स्टील प्लांट हो जाएगा, फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो जाएंगी, केमिकल प्लांट आएंगे या एडियोबैटिक प्लांट आएगा। तो ये सब सारे जो भी आपके जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के अंतर्गत जितनी सारी ये आपकी फैक्ट्रियां होती हैं या कारखाने होते हैं, ठीक है, ये सब आपके सरकारी तथा अर्ध सरकारी उपक्रमों के इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे लोड आपका था। इलेक्ट्रिक लोड कितने प्रकार के थे एक एक करके हमने डिस्कस किया। तो उसमें आपने देखा कि सबसे पहले था आपका इसमें डोमेस्टिक लोड था, उसके बाद कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड था, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड था, उसके बाद आपका म्युनिसिपल इलेक्ट्रिक लोड था, उसके बाद इलेक्ट्रिक लोड ऑफ इरिगेशन था, उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लोड था, इसके बाद आपका सरकारी तथा अर्ध सरकारी उपक्रमों का विद्युत भार था, ठीक है। ये सब थे। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि आपके इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लोड को
उसको मतलब डिफाइन करिए, ठीक है। तो ये आप उसके अंतर्गत लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है वो है factors related to इलेक्ट्रिक लोड एस्टिमेशन, ठीक है, लोड एस्टिमेशन। देखिए क्या है फैक्टर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक लोड एस्टिमेशन के, कोई भी हम पावर हाउस इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें एक चीज़ सब उससे इंस्टॉल करने से पहले हम चीज़ देखते हैं, कंसीडर करते हैं, वो होता है कि उसके विद्युत जो भी इलेक्ट्रिक लोड की कैपेसिटी का हम कैलकुलेशन करते हैं, ताकि ठीक है उसका लोड का एस्टिमेशन करते हैं। तो इसके लिए हम कुछ बातें निर्भर करते हैं, जैसे आपका प्रेजेंट डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इसमें है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिक लोड कैपेसिटी को ज्ञात करने के लिए कुछ बातें को निम्न कुछ कारक होते हैं जो निर्भर करते हैं। वो पहला है उसमें प्रेजेंट डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, प्रेजेंट डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इसमें क्या है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो भी इलेक्ट्रिक कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिक कंज्यूमर होते हैं उनके द्वारा वर्तमान समय में की जा रही जो इलेक्ट्रिक लोड के मैक्सिमम डिमांड कितनी है, वो बात इसमें कंसीडर की जाती है, ठीक है। जो भी विभिन्न प्रकार के कंज्यूमर हैं उनके द्वारा क्या प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम डिमांड है उसको कंसीडर किया जाता है, मतलब लिया जाता है, ठीक। उसके अलावा रेट ऑफ इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट के अंतर्गत देखिए क्या है, इसके अंतर्गत मतलब ये है कि उसके भूतकाल जो भी आपका जो पास्ट काल था उसे संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, जो भी विद्युत शक्ति की बढ़ी हुई मांग की दर को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लिया कोई भी आपका जनरेटिंग स्टेशन है, तो ये देखा जाएगा कि वो भविष्य में वहाँ के लोगों ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ाई है, मतलब रेट ग्रोथ हुआ है मतलब डिमांड में, ठीक है, ये भी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट ऑफ लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आने वाले समय में मतलब ये है कि उस जगह पे कितनी इंडस्ट्रियां डेवलप होंगी, ठीक है, भविष्य में वहाँ पे उस जगह पे कितनी इंडस्ट्रियां मतलब डेवलप होंगी ताकि उसकी जो भी पावर की मांग बढ़ेगी। ये सब तीनों बातें हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, मतलब उसको ये पता लगाते हैं ताकि हम किसी भी जो कोई भी पावर हाउस हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक लोड कैपेसिटी को हम उसे कैलकुलेट किया जा सके। न तो ऐसा ना हो कि पता चले कि हम मान लिया कि कोई एरिया है वहाँ पे हमने क्या किया कि 100 मेगावाट का उत्पादन कर दिया, 100 मेगावाट के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे कोई पावर हाउस मतलब इंस्टॉल किया। अब पता चला कि वहाँ पे आपके लगभग 200 या 250 मेगावाट की मतलब बिजली की आवश्यकता है, पावर की आवश्यकता है। तो ये हमारा मतलब गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि हमें फर्दर फिर से ही उसको एक्सटेंशन करना पड़ेगा, जो कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। तो उससे पहले ही हम ये मतलब आपका कैलकुलेट एस्टिमेशन कर लें कि वहाँ के एरिया पर्टिकुलर एरिया में कोई हम जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोई भी बिजली घर हम उसे इंस्टॉल कर रहे हैं
तो वहाँ पे आपकी कितनी आपकी वहाँ पे जो भी जनरेटिंग स्टेशन की इलेक्ट्रिक लोड कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा मेथड ऑफ एस्टिमेशन फॉर द फ्यूचर इलेक्ट्रिक लोड। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। देखिए, मेथड ऑफ एस्टिमेशन फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रिक लोड। ठीक है, आपके दो मेथड होते हैं किसी भी फ्यूचर, मतलब दो मेथड होते हैं कि एस्टिमेशन करना फ्यूचर में इलेक्ट्रिक लोड के अकॉर्डिंग। तो पहला है आपका है इसमें स्टैटिकल मेथड है। उसके बाद दूसरा है आपका फील्ड सर्वे मेथड। ठीक है, फील्ड सर्वे मेथड। तो देखिए क्या है स्टैटिकल मेथड, क्या है पहला। इसमें इस विधि में हम क्या करते हैं, ठीक है, इस विधि में हम पूर्व के जो पास्ट के जो प्रमाणित आंकड़ों से ग्राफ खींचकर एक ग्राफ खींचते हैं, जिस वहाँ का जो भी पास्ट का जो आंकड़ा होगा, ठीक है, प्रमाणित आंकड़ा जो होगा, उससे हम ग्राफ खींचकर भविष्य में होने वाली वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। मतलब फ्यूचर में उसमें क्या, मतलब उसमें फ्यूचर में क्या एक्सटेंशन होगा उसकी हम अनुमान लगाते हैं, उसके मतलब वहाँ पे उपस्थित पूर्व लोड लेकर, जो भी आंकड़ा होगा लोड को लेकर उससे। उसके अलावा फील्ड सर्वे मेथड है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस विधि में हम उस फील्ड में भ्रमण करके, मतलब वहाँ पे भ्रमण करके उस क्षेत्र में जो भी संस्थाएं हैं तथा जो भी उद्योग हैं तथा व्यवसाय है, तो उससे पूर्व जो स्थापित जो भी वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल सप्लायर थे उनसे परामर्श लेके हम क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रिक लोड में वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। तो उसे हम फील्ड सर्वे मेथड के अंतर्गत आता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बस थैंक यू।